तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ पार्ट 1 देखे, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर का यूज करके और उससे कुछ ट्रिक को एक्सट्रैक्ट करके कैसे एक सवाल हमने बनाया था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए ठीक है, आज उसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज प्रॉब्लम्स ऑफ कूलम्स लॉ ही कंटिन्यू करेंगे जब तक ये अच्छे से पूरा क्लियर ना हो जाए, है ना। और इसका पार्ट 2 समझिए, प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ, प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ। इसको पार्ट 2 कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है हम लोगों का। तो हमने एक क्वेश्चन दिया था कि एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर, मान लीजिए एक स्क्वायर है, इसका साइड ए के बराबर मैंने लिया था और इसके चारों कॉर्नर पर 4 इक्वल चार्जेस है, क्यू 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 और यहां भी क्यू। क्लियर है। स्क्वायर का नाम दे दीजिए आप ABCD। स्क्वायर का नाम आप दे दिया ABCD। क्वेश्चन में यह था कि किसी एक चार्ज पर रेस्ट 3 के द्वारा यानी बाकी तीनों के द्वारा नेट फोर्स कितना लगेगा। आप कोई एक चुन लीजिए कि किस पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आइए हम लोग चुन लेते हैं डी को, क्योंकि इधर वर्क करना थोड़ा आसान होगा हम लोग के लिए, है ना। लेटस कैलकुलेट मतलब पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग वीडियो मिस किए हो। इस क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू द रेस्ट 3। कैलकुलेट द नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू रेस्ट 3 यानी बाकी तीनों के द्वारा, ड्यू टू रेस्ट 3। क्लियर है। एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं। स्क्वायर का साइड ए के बराबर है और किसी एक पर बाकी तीनों के द्वारा आपको नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मैंने चुन लिया कि लेट अस कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डी। क्लियर है। लेट अस कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। Let us calculate the net electric force on D। क्लियर है। चलिए, तो D पर 3 फोर्स लगेंगे। D will experience 3 electric force, one due to A, another due to C and another due to B, है ना। इस D पर 3 इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे। क्लियर है। क्योंकि D की लोकेलिटी में 3 चार्ज है, तो D पर 3 इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे। चलिए, और मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपको फोकस किया था कि फोर्स वेक्टर का टेल उसी ऑब्जेक्ट पे रखेगा जिस पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो टेल डी पे रखेंगे। चलिए आइए डी पे लगाते हैं। डी को थोड़ा सा यहां पे बना देते हैं, डी को यहां लिख देते हैं, ये डी पॉइंट, और यहां पे चार्ज है आपका क्यू। क्लियर है। चलिए, डी पे आप नेट फोर्स को कैलकुलेट कीजिए। पहले ड्यू टू ए, तो टेल डी पर रखा, ए पे भी पॉजिटिव चार्ज है और डी पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ए और डी को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। जब भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो, दोनों को पहले आप स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, क्योंकि फोर्स उसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। क्लियर है। चलिए, ए और डी को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया। डी पे मैंने टेल को रखा, ए पे पॉजिटिव और डी पे भी पॉजिटिव। पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो रिपेल करने का मतलब बताए थे, टेल यहां रखिएगा और एरो इससे अवे, चूंकि ये इसको रिपेल करेगा तो एरो ए से अवे दीजिएगा। कहने का मतलब कि एडी को आगे प्रोड्यूस कर दीजिएगा। क्लियर है। ये डी पर फोर्स लगा ए के द्वारा। समझ में आई बात। फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, डी पे लग रहा है और ए लगा रहा है, और ए डी को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। आपको रिपेल का फील इस एरो से आता होगा। बात आ गई समझ में।
उसी प्रकार C के द्वारा आप D पर फोर्स को एक्सर्ट कीजिए, C के द्वारा D पर फोर्स को एक्सर्ट कीजिए। तो D पे टेल को रखा, सेम पॉइंट, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाया, C पे पॉजिटिव और D पे भी पॉजिटिव, C D को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो D पे टेल को रखा और एरो हेड C से अवे, मतलब D पॉइंट पर CD को आगे बढ़ाना होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ा दिया। ये हो गया फोर्स ऑन D ड्यू टू C, फोर्स ऑन D ड्यू टू C। और अब एक और फोर्स है जो B D पे एक्सर्ट करेगा, तो आपको B से D को पहले एक स्ट्रेट लाइन से मिलाना होगा। B और D को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। क्लियर है? B पे भी पॉजिटिव चार्ज और D पे भी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो D पे टेल को रखा और एरो हेड B से अवे, मतलब B D को रिपेल कर रहा है, तो B से अवे BD को D पॉइंट पर आगे प्रोड्यूस कर देना। क्लियर है? ये आपका हो गया फोर्स ऑन D ड्यू टू किसके, B। बात फॉलो किए? तो ये 3 फोर्स आपके D पर लगे, कोई डाउट इसमें? अब देखिए यहां पे पैरेललोग्राम लॉ हम लोग यूज करेंगे, तो एक साथ तो 2 ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं ना, और यहां पर आपको 3 वेक्टर्स को, यानी 3 फोर्स वेक्टर को आपको ऐड करना है। एक और बात, ये जो B से लेके D तक का डिस्टेंस होगा वो इस स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ होगा, और आपका पढ़ा हुआ है कि किसी भी स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ √2 इंटू साइड होता है, यानी √2 इंटू A। क्लियर है? अब आइए प्योर वेक्टर मेथड से इस सवाल को आपको बनाना है। तीनों फोर्स का आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे वर्कआउट को प्रोसीड किया जाए, है ना? आप करो क्या कि पहले FDC और FDA का रिजल्टेंट निकाल लो। पहले FDC और FDA का रिजल्टेंट निकाल लो, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको एक वेक्टर मानते हुए और फिर इसको दूसरा वेक्टर मानते हुए उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। बात आई समझ में? फिर से सुन लीजिए। पहले इन दोनों का आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लें। मान लीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट है F1 वेक्टर। तो F1 वेक्टर निकाल लेने के बाद F1 का रिजल्टेंट FDB के साथ निकाल लेंगे, है ना? यानी F1 वेक्टर को FDB वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे तो आपका नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम लोग तीनों का पहले मैग्नीट्यूड तो लिख दें, है ना, आगे प्रोसीड करने से पहले। तो बताइए FDC का मैग्नीट्यूड, FDC का यानी फोर्स ऑन D ड्यू टू C, फोर्स ऑन D ड्यू टू C के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी K मॉड ऑफ Q इंटू मॉड ऑफ Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर, अब बटा डिस्टेंस A यानी A का स्क्वायर। अब आइए फोर्स ऑन D ड्यू टू A, फोर्स ऑन D ड्यू टू A, फोर्स ऑन D ड्यू टू A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसके जगह पर K लिखा, D पे Q चार्ज है, A पे Q चार्ज है, मॉड ऑफ Q इंटू मॉड ऑफ Q यानी Q स्क्वायर। अब फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस A यानी कि A का स्क्वायर। क्लियर है? पहले इन्हीं दोनों का हम लोगों को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। आप गौर कीजिए, इन दोनों के बीच में एंगल FDA इस डायरेक्शन में लग रहा है और FDC इस डायरेक्शन में लग रहा है। देखिए दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट और जो कल यूज किए थे, एंगल 90 डिग्री भी है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2m इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2m इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप कहोगे सर आप इसका मैग्नीट्यूड अभी नहीं लिखे हैं, हम बाद में लिखेंगे, अभी इसको यूज नहीं कर रहे हैं। अभी हम पहले FDA और FDC का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? फोर्स ऑन D ड्यू टू C और फोर्स ऑन D ड्यू टू A, है ना? लेट F1 be the resultant of FDC and FDA। क्लियर है? और
ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, आप देख सकते हैं, तो इसको भी m मान लिया, कॉमन मैग्नीट्यूड, इसको भी m मान लिया, है ना। और F1 को माना रिजल्टेंट FDC और FDA का। अब बताइए F1 की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, इन दोनों के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 2m cos थीटा बाई 2, जिसका डिस्कशन कल हम लोग कर चुके हैं। तो देयरफॉर F1 इज इक्वल टू 2m इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। अभी m ही रहने दीजिए, इतना बड़ा बर्डन क्यों ढोइएगा। और थीटा यानी FDC और FDA, FDC और FDA इन दोनों के बीच का एंगल आप देख रहे हो 90 डिग्री, तो थीटा के जगह पर पुट करना 90 डिग्री, तो 2m कॉस 90 बाई 2, 90 बाई 2 यानी कॉस 45 हो जाएगा, यानी 2m कॉस 45। अब कॉस 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1 बाई रूट 2 होता है, तो 2m इंटू 1 बाई रूट 2, 2m इंटू 1 बाई रूट 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे रूट 2 बच जाएगा, यानी ये आ गया रूट 2 इंटू एम, रूट 2 इंटू एम। क्लियर है, यानी आपने रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया, किसका किसका, FDC का और FDA का, है ना। और अब हम लोग इन दोनों के रिजल्टेंट का डायरेक्शन यहां पर शो करेंगे डी पॉइंट पर। क्लियर है, दोनों के रिजल्टेंट का यानी कि F1 का हम लोग इस डी पॉइंट पर डायरेक्शन शो करेंगे। क्लियर है, उसके बाद ही फिर आगे का वर्कआउट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, F1 का वैल्यू आया रूट 2 इंटू एम, और m की वैल्यू ये याद रखेगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। साइड में कहीं पर लिख ही देते हैं कि m की जो वैल्यू है वो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर है, ताकि याद रखने में आसानी हो हम लोगों को, है ना। और F1 का वैल्यू कितना आया, रूट 2 इंटू एम। क्लियर है, देखिए अब हम लोग को F1 को प्लॉट करना है, तो F1 किसका किसका रिजल्टेंट था, इसका और इसका, और इसका और इसका, और आप देख चुके हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। एक इंपॉर्टेंट बात, स्क्वायर में ये डायगोनल है, तो ऑब्वियसली ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। एक चीज गौर कीजिए कि बी जो डी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बी जो डी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए एक बात तो ये समझ में आ गया, चूंकि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर रहा है, तब ये 45 डिग्री हुआ। और कल हमने बताया था कि दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, है ना, उनका रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। मैंने बताया था दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, उसका रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल को FDC, देखिए FDC यहां पर समझ लीजिए, FDC और ये FDA, ये FDA। क्लियर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, और इन दोनों का रिजल्टेंट F1 है, इन दोनों का रिजल्टेंट F1 आप लाए हैं रूट 2m। F1 इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड m है और इसका भी मैग्नीट्यूड m है, और आप m की वैल्यू को यहां पे देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो F1 आप D पे शो कीजिएगा, तो यहां पे टेल को रख करके F1 को जब आप प्लॉट कीजिएगा, ये F1, ये F1, तो ये दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा 45 डिग्री और 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, अब इसको इस फिगर से कंपेयर कीजिए कि F1 उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में आपका FDB लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका FDB लग रहा है। समझ में आई बात, F1 उसी डायरेक्शन में लगेगा D पॉइंट पर जिस डायरेक्शन में आपका FDB लग रहा है। यानी अगर F1 को प्लॉट करना हो इस पॉइंट पर, तो FDB के अलोंग ही प्लॉट करना होगा, क्योंकि F1 जो है वो इन दोनों के बीच के एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था। क्लियर है, F1 आपका रिजल्टेंट था FDA और FDC का, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यानी F1
दोनों के बीच के एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है कि आप F1 को भी इसी लाइन के लॉन्ग ड्रॉ कर देना। F1 बोलिए, क्लियर है, ये आपका F1 हो गया। कोई डाउट? चलिए, आप चाहें तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए इसका और इसका रिजल्टेंट आपने F1 ले लिया है ना। चलिए अब ये पिक्चर से हट जाएगा, ये पिक्चर से हट जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने F1 ले लिया है। थर्ड फोर्स था FDB। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट ऑफ F1 वेक्टर एंड FDB, है ना। नेट फोर्स आ जाएगा, है ना। द नेट फोर्स ऑन D, द नेट फोर्स ऑन D, the net force on D will be the resultant of, will be the resultant of, the net force on D will be the resultant of F1 vector and FDB vector। आपको कॉन्सेप्चुअली समझाना है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा टाइम ले रहे हैं आप लोगों के लिए। समझ में आई बात? अब जितनी बार इसको देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब हमको F1 और FDB का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। आप कहोगे सर रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस थीटा। इसका कोई जरूरत नहीं है, जरूरत तो है, मतलब इसी से वो आया है, लेकिन डायरेक्ट हम वही अप्लाई करेंगे। बताइए F1 और FDB दोनों सेम डायरेक्शन में है। फिगर देखिए, F1 वेक्टर और FDB वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी सिंपली ए प्लस बी। सिंपली कितना? ए प्लस बी। यानी दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट दोनों के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट दोनों के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट दोनों के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा। बात फॉलो किए? और वही डी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो देखिए एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू इसका और इसका रिजल्टेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम यानी F1 प्लस FDB। आपका क्वेश्चन अब बन चुका है, समझ में आई बात? F1 का वैल्यू रूट 2 इंटू एम प्लस FDB। हम इसका मैग्नीट्यूड नहीं लिखे थे, अब आप लिखिए डी पर फोर्स बी के द्वारा यानी K मॉड ऑफ Q इंटू मॉड ऑफ Q यानी Q स्क्वायर। और दोनों के बीच का डिस्टेंस हड़बड़ा करके A मत कर दीजिएगा, B और D के बीच का डिस्टेंस रूट 2a है, तो रूट 2a अब पूरे का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है? M की वैल्यू क्या थी? KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। क्लियर है? नीचे का मिटा देते हैं। M की वैल्यू क्या थी? KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर यानी रूट 2 और M की वैल्यू KQ स्क्वायर बटा A स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बाई रूट 2a का होल स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब आइए पूरे टर्म से आप देख रहे हो कि KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन निकाल लो, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा रूट 2 प्लस 1/2। क्लियर है? और आप जानते हैं कि K का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर अब अंदर में रूट 2 प्लस 1/2। ये आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट हुआ। क्लियर है? इस तरह से हम लोगों ने तीन फोर्स का डी पर जो तीन फोर्स एक्ट हुए उसका रिजल्टेंट हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया। क्लियर है? तो देखिए वेक्टर एडिशन यानी पैरेललोग्राम लॉ और उससे डिराइव किया हुआ कॉन्सेप्ट यहां पर कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? आपने कैलकुलेट कर लिया डी पर रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू।
तो चलिए वेक्टर के उस छोटे से कॉन्सेप्ट से कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तो रिजल्टेंट का वैल्यू 2m cos थीटा बाई 2 और रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। आपने प्रॉब्लम यहां पर देखा। देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज और है इलेक्ट्रोस्टैट में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेक्टर के मेथड से ही, समझ गए बात को, वो हम आज के लेक्चर में आपको डील कर देते हैं। क्लियर है, बहुत काम आएगा आपको। देखिए अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, और 3 फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए 3 फोर्स लग रहा है। ये मान लीजिए F1 वेक्टर, ये मान लीजिए F2 वेक्टर, ये काम आने जा रहा है आपको। वेक्टर में हम इसका प्रूफ देते हैं, ठीक है। ये F3 वेक्टर, क्लियर है। इस ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं, समझ में आई बात। मान लीजिए तीनों, अगर ऐसा कोइंसिडेंस हो जाए कि तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और हर पेयर के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, हर पेयर के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, आ सकता है प्रॉब्लम में। तो उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और हर पेयर के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, तो इन तीनों का रिजल्टेंट 0 के बराबर होगा। इन तीनों का रिजल्टेंट 0 के बराबर होगा, है ना। आप इस रिजल्ट को एकदम याद रखिए, है ना। देखिए इफ नोट में इफ थ्री फोर्सेस acting on an object are equal in magnitude, अगर हो ऐसा, are equal in magnitude and angle between each pair, हर पेयर के बीच का एंगल कितना हो 120 डिग्री, and angle between each pair is 120 degree, then resultant force will be equal to 0. The net resultant force on the object will be 0. ऑब्जेक्ट पर नेट रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, विल बी 0। बात फॉलो किए, मतलब कंडीशन लेकिन मैच होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, कंडीशन क्या हुआ, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड m, थोड़ी देर के लिए इसका भी मैग्नीट्यूड m और इसका भी मैग्नीट्यूड m, और हर पेयर के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो तीनों का वेक्टर सम 0 होगा। यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, यानी नेट रिजल्टेंट 0 के बराबर आएगा, है ना। और हो सकता है आपके क्वेश्चन में अगर ये सिमेट्री है तो आप तुरंत आंसर क्रैक कर सकते हैं। बात आई समझ में, आपको लंबे कैलकुलेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत आने वाला है कूलम्ब्स लॉ में, हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज करता हुआ हम आपको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, हम कोई क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, हम बस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, और इसके तीनों कॉर्नर पर मान लो कि -q और -q चार्ज है। समझिएगा बात को ध्यान से, इसके तीनों कॉर्नर पर -q चार्ज है, क्लियर है। और ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल, मतलब तीनों साइड इक्वल लेंथ का है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो आप करवाए हैं नहीं। देखिए इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर, यानी जी मान लेते हैं सेंट्रॉइड, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ, जी क्वेश्चन की तरह समझ लीजिए इसको, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। और मान लें कि जी पर आपने प्लेस किया है 1 कूलम का चार्ज, जी पर आपने प्लेस किया 1 कूलम का चार्ज।
अब क्वेश्चन है कि जी पर रखे गए एक कूलम पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। इस जी पर जो ये एक कूलम का चार्ज रखा हुआ है उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स on 1 coulomb kept at G, on 1 coulomb kept at G। क्लियर है। जी पर रखे गए एक कूलम पर नेट फोर्स कितना लगेगा। चलिए तो ये बताइए इस एक कूलम पर कितने फोर्स लगेंगे। ए लगाएगा, बी लगाएगा और सी लगाएगा 1 कूलम के ऊपर। क्लियर है। आप करो क्या कि 1 कूलम पर अगर ए के वजह से फोर्स लगाना है तो ए से जी को आपको मिलाना होगा। बार बार रिपीट किए इस बात को। बी के वजह से अगर 1 कूलम पर फोर्स लगाना है तो आपको बी को जी से मिलाना होगा, और सी के वजह से अगर 1 कूलम पर आपको फोर्स लगाना है तो सी से जी को मिलाना होगा। क्लियर है। और ट्रायंगल प्रॉपर्टी है कि अगर जी सेंट्रोइड है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। ये हमको यहां पर प्रूव नहीं करना है ना। ये 9-10 की ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। अगर जी सेंट्रोइड है तो जीए, जीबी और जीसी तीनों डिस्टेंस सेम होगा। जीए और जीबी और जीसी ये तीनों डिस्टेंस सेम होगा। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि तीनों डिस्टेंस आर के बराबर है। ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। चलिए क्लियर हो गया। अच्छा आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर जी सेंट्रोइड है और आपने अगर ए से जी को मिलाया, अगर आप इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये इस साइड को बाइसेक्ट भी करेगा, उस पर परपेंडिकुलर भी होगा और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा, इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। उसी प्रकार ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा और ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। तो बताइए ट्रायंगल में ये पूरी एंगल होती है 60 डिग्री, तो मतलब ये 30 और ये 30। थोड़ी देर के लिए शो कर देते हैं। ये 30 और ये भी 30। अब आइए उसी प्रकार ये 30 और आपका ये भी 30 एंड इन द सेम वे ये भी 30 और आपका ये भी 30। चलिए अब गौर कीजिए 30 30 60 हुआ, इसका मतलब ये एंगल 120, ये एंगल 120 और ये एंगल 120। क्लियर है। अब आप 1 कूलम पर तीनों की वजह से फोर्स एक्सर्ट कीजिए। चलिए टेल रखिए 1 कूलम पर, क्योंकि 1 कूलम पर ही आपको फोर्स निकालना है। ए के द्वारा लगाइए तो टेल को 1 कूलम पे रखा। इस बार गौर कीजिए ए पे नेगेटिव क्यू है और जी पर पॉजिटिव है। नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव जैसे ए पर देखिए माइनस क्यू है और जी पर +1 कूलम है। फोर्स लगाना है +1 कूलम पर, तो टेल को जी पे रखा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो टेल को इस बार जी पर रख करके एरो ए की तरफ देना, एरो ए की तरफ देना। तो ये फिर आपको आता होगा कि ये ए उस 1 कूलम को, यानी ये -q इस 1 कूलम को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। बात आई समझ में। तो जी पे टेल को रखिए, 1 कूलम पर टेल को रखिए और एरो दे दीजिए ए की तरफ। बात फॉलो किए। ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया ऑन 1 कूलम ड्यू टू -q, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए। समझ गया बात को। उसी प्रकार अब बी के द्वारा जी पर फोर्स को लगाइए, टेल को जी पर रखिए, बी पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो टेल को जी पे रखा और एरो बी की तरफ हेड कर दिया। बात आई समझ में। ये हो गया फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी। और उसी प्रकार ये -q इस +1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा। चलिए ये हो गया फोर्स ऑन जी ड्यू टू किसके, ड्यू टू सी। क्लियर है। आप गौर कीजिए कूलम्स लॉ में क्या होता है, k mod of q1 इंटू mod of q2 बटा r², है ना। आप गौर कीजिए अगर इस फोर्स का आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, तो k तो हर जगह कांस्टेंट है ना, k रहेगा ही। k मान लीजिए ये आपका q1 हो गया, तो mod ऑफ -q यानी q, और यहां पर दूसरा चार्ज ये है 1 कूलम, चूंकि इसी पे फोर्स लग रहा है तो q इंटू 1 बटा r², KQ बाई r², है ना। इफ GA का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, KQ बाई
आर स्क्वायर। कैसे हुआ? Q1 आपका माइनस क्यू है, मॉड ऑफ माइनस क्यू, क्यू हो जाएगा, और यहां पर 1 कूलम का चार्ज है, तो ये क्यू और ये 1, क्यू इंटू 1 क्यू, के क्यू बाई कितना? आर स्क्वायर। उसी प्रकार इफ जीबी का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू का मॉड क्यू, और इस पे लगाना है फोर्स, ये 1 है, तो क्यू इंटू 1 क्यू बटा आर स्क्वायर, यानी इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इन द सेम वे इफ जीसी का भी मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां पे सेम है ना, हेयर। और इसलिए भी कि एक तो तीनों पेयर सेम है, तीनों पेयर सेम है, और ये तीनों डिस्टेंस भी सेम है। बात फॉलो किए? तो देखिए यहां पर फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए मैग्नीट्यूड में बराबर है फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, और ये बराबर है फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी। तीनों का कॉमन मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक बात तो ये हो गया कि तीनों फोर्स का, यानी इस 1 कूलम पर एक्ट करने वाले तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। और अभी बता चुके हैं ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल भी 120 डिग्री, और ये वाला एंगल भी आपका 120 डिग्री है ना। तो अभी एक रिजल्ट बताए थे कि किसी पार्टिकल पर लगने वाले 3 फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और हर पेयर के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, बताइए 1 कूलम पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 0। आपका मैच कर गया उस थ्योरी से, है ना। सो द नेट रिजल्टेंट फोर्स, the net resultant force on 1 coulomb, the net resultant force on 1 coulomb यानी F resultant ये बराबर कितना हो गया? 0। क्योंकि तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और हर पेयर के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। बात आई समझ में? तो आज का लेक्चर आप खूब से खूब प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए? क्योंकि इसकी बुनियाद पर ही, इसके बेस पर ही और आगे टफर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैट में प्रॉब्लम्स इन कूलम्ब्स लॉ का ये सेकंड वीडियो हम आपके लिए दे रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें।